आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो पहले पढ़ क्या लिए हैं, जो आज आए हो थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। हम लोग को आज इससे पहले क्या पढ़े हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे पहले मेरा हम लोगों का एक चैप्टर हो चुका है भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास। क्योंकि ये बात भी हम लोगों को जानना जरूरी है कि हाँ ये सब हम लोग क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं। दूसरा हम लोग पढ़े हैं संवैधानिक इतिहास के पश्चात हम लोग पढ़े थे संविधान सभा। क्या पढ़े थे? संविधान सभा पढ़े थे, संविधान सभा पढ़ लिए हैं। तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा हम लोग पढ़े हैं संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता। फिर आगे चौथा चैप्टर हम लोग पढ़े हैं संविधान की स्रोत, संविधान के स्रोत। फिर पांचवा चैप्टर की अगर बात करें तो संविधान की स्रोत के बाद संविधान के प्रस्तावना, ठीक है, ये पढ़ लिए हैं। छठा चैप्टर की अगर बात करें तो उसके पश्चात पढ़े हैं संविधान की अनुसूची, संविधान की अनुसूची। अब इस चैप्टर को अगर हम बात करें तो जितना भी चैप्टर पढ़ाए हैं वो पूरा चैप्टर को हम YouTube पर पढ़ा दिए हैं। यानी आप लोग अगर चाहिएगा तो इस पूरे चैप्टर को YouTube पर पढ़कर जो है पूरा कर सकते हैं। आपको जो है नोट्स मिल जाएगा आपको क्लास में, ठीक है। तो पूरा चैप्टर को हम पढ़ाए हैं, लगभग पूरा चैप्टर पढ़ा ही दिए हैं। और आज जो आपका 7वां चैप्टर होगा वो होगा आप लोगों का, आज से आप लोग अनुच्छेद में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिएगा आज के बाद यदि आप एब्सेंट होते हैं तो पॉलिटी में सब दिन आप परेशान रहिएगा, क्योंकि आज से आप लोगों का चैप्टर शुरू हो रहा है अनुच्छेद। कौन सा चैप्टर? अनुच्छेद के साथ साथ यानी हम लोग पढ़ेंगे भाग को भी। क्या पढ़ेंगे? यानी आज हम लोग भाग 1 से क्या करेंगे, शुरू करने जा रहे हैं, भाग 1 से। और इससे पहले भी बताया कि ये सब चैप्टर आप लोगों का छूटा हुआ है, जाकर YouTube चैनल पर, आपके कोचिंग का YouTube चैनल है, पता होगा सबको, जिनको नहीं पता होगा हम जानकारी दे देंगे, ठीक है। वो जाकर इसको पूरा कर सकते हैं और नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। सिर्फ आप क्लास देखिए और यहाँ आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाग 1, और ध्यान से देखना हम लोगों को भाग 1 पढ़ना है, ठीक है। और चैप्टर का नाम हो जाएगा आप लोगों का संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अगर हम बात करें संघ एवं राज्य क्षेत्र की तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का चर्चा भारतीय संविधान के भाग 1 में है। तो कुल मिलाकर हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया आया होगा कि सर ये भाग क्या होता है, ठीक है, भाग क्या होता है। तो अगर हम भाग की थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो भारतीय संविधान लागू हुआ था उसमें कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो बताए होंगे आप लोगों को कि अनुच्छेद की संख्या था 395। भाग की संख्या की अगर हम बात करें तो भाग की संख्या जो है, भाग की संख्या था 22। मूल संविधान की हम बात करें जब लागू हुआ था। और अनुसूची की अगर हम बात करें तो अनुसूची की संख्या कितनी, तो अनुसूची की कुल संख्या हुआ करता था 8। मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं। वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर हो चुका है 450 से अधिक, भाग भी बढ़कर हो चुका है 25 और अनुसूची भी संख्या बढ़कर कितना हो चुका है, 12 हो चुका है। यानी ये भाग को अगर हम बात करें, चूंकि अभी हमको भाग से ही मतलब है, तो ये भाग का मतलब सीधा समझ जाइएगा अध्याय। क्या समझिएगा? अध्याय, चैप्टर। यानी हमारे संविधान में कुल मिलाकर अध्याय चैप्टर कुल कितना है, 22 चैप्टर है। उस 22 चैप्टर में से हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी भाग 1 पढ़ रहे हैं। मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं। और वर्तमान के संविधान में अगर हम बात करें कितना चैप्टर है, कितना अध्याय है, तो कितना बोलिएगा, 25। और सब में अनुच्छेद जुड़ा हुआ है। सब में क्या जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद। जैसे हम भाग 1 अगर पढ़ रहे हैं तो भाग 1 में हम लोग पढ़ेंगे
देखिए हम ए लिखेंगे तो समझना है आर्टिकल। क्या समझना है? आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है, हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं आप लोगों को, अनुच्छेद। अनुच्छेद। और आर्टिकल होता है, और आर्टिकल 1 से कितना तक? 4 तक। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद कितना से कितना तक पढ़ना होता है? 1 से 4 तक। तो क्वेश्चन रहेगा संघ एवं राज्य क्षेत्र का चर्चा किस भाग में है? तो क्या बोलिएगा? भाग 1 में। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब अनुच्छेद 1 से 4 तक में क्या है उसको अभी हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो देखिएगा हम लोगों का होगा पहला क्या? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 होगा। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है। किसकी चर्चा करता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है। कहता है भारत के अंतर्गत जो है सभी राज्य, अब भारत में कुल मिलाकर अगर राज्य की हम बात करें तो वर्तमान में कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इस बात का चर्चा किया गया है किसमें? अनुच्छेद 1 में। इसी अनुच्छेद के तहत भारत के नाम के बारे में भी जानकारी मिलता है। भारत के किसके बारे में? नाम के बारे में भी जानकारी मिलता है। अगर भारत के नाम की बात करें तो भारत के अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम है, लेकिन संविधान में किस नाम का चर्चा है इसको हम लोग को जानना होता है। संविधान में जो नाम होता है वो भारत होता है। क्या नाम होता है? भारत या इंडिया। INDIA, इंडिया। भारत का 2 संवैधानिक नाम बोल सकते हैं, ठीक है? एक भारत और एक क्या? इंडिया। हालांकि भारत का ही अंग्रेजी में भारत को ही क्या कहा जाता है? इंडिया कहा जाता है, ठीक है? तो संविधान में किस नाम का चर्चा है? इंडिया अर्थात भारत नाम का चर्चा है। तो अनुच्छेद 1 से हमें भारत के संवैधानिक नाम के बारे में जानकारी मिलता है और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी मिलता है। फिर इसी अनुच्छेद से हमें जानकारी यह भी मिलता है कि भारत में शासन का ढांचा क्या है। तो भारत में शासन का ढांचा क्या है? संघात्मक शासन है। कैसा है? संघात्मक शासन है। संघात्मक शासन है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। इस अनुच्छेद से हमें इतना बात की जानकारी मिलता है। आप लोगों को याद क्या रखना है? तो ये वाला याद रखना है, ठीक है, कि अनुच्छेद 1 से हमें किसके बारे में जानकारी मिलता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और संघ एवं राज्य क्षेत्र की अगर बात करें हैं, अगर संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें से अगर 28 राज्य है तो 28 राज्य में से अगर कोई राज्य अलग होना चाहे तो क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है? क्योंकि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है। इससे कोई भी राज्य अगर अलग होना चाहे तो बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 1 के तहत। आगे अगर हम बात करें अनुच्छेद 2 की, अनुच्छेद कितना की? अनुच्छेद 2 की, ठीक है? अनुच्छेद 2। अब ये अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 कहता है कि आप किसी नए क्षेत्र को भारत में क्या करिए? शामिल। तो किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, तो याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है, नए क्षेत्र को भारत में शामिल जो किया जाता है, नए भूभाग को भारत में जो शामिल किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है? नए भूभाग या नए क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें बांग्लादेश और भारत भूमि हस्तांतरण की, ठीक है? भारत और बांग्लादेश, किसके? भारत तथा कहां? बांग्लादेश।
बांग्लादेश। आपको याद होगा कि नहीं होगा, 100वां संविधान संशोधन किया गया था 2015 ईस्वी को किया गया था, जिसमें भारत के कुछ भूभाग को किसको दिया गया, बांग्लादेश को दिया गया, और बांग्लादेश के कुछ भूभाग को किसको दिया गया, भारत को दिया गया था। किस अनुच्छेद के तहत हुआ होगा, दूसरा बात यह भी है कि आप सिक्किम का नाम सुने होंगे, सिक्किम का नाम सुने होंगे, सिक्किम, ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में आता है, ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम का हिस्सा है। अगर पूर्वोत्तर का राज्य पूछे तो कितना, 8, और 7 सिस्टर पूछे तो कितना, 7। तो पूर्वोत्तर के राज्य में सिक्किम भी आता है, सिक्किम भी आता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिक्किम भी पूर्वोत्तर राज्य में है। पूर्वोत्तर में कुल मिलाकर 8 राज्य, इसमें सिक्किम है। लेकिन अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में पहले राजवंश था, राजतंत्र था, राजतंत्र था, ठीक है। तो सिक्किम में पहले राजा का शासन हुआ करता था, और राजतंत्र में वहां जो शासन किया जाता था चोग्याल वंश का शासन था, चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है, एक संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 को, 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी को होता है, और 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य। अब सह राज्य कहने का मतलब यह हो गया कि सिक्किम पूर्ण रूप से तो भारत का हिस्सा नहीं बना है, ठीक है। जैसे आप अगर हम बात करें सिक्किम की, तो थोड़ा सा हम मैप पर आपको दिखा देते हैं सिक्किम को, ठीक है, देखिएगा, अच्छा नहीं बना चाहिए, ये है सिक्किम, ये क्या है, सिक्किम। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पहले भारत का हिस्सा नहीं था। यहाँ राजतंत्र हुआ करता था, चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था, यहाँ राजा का शासन था। लेकिन संविधान में संशोधन होता है कितनी बार, 35वां बार। वो जो 35वां बार संशोधन हुआ था 1974 में हुआ था, और कहा गया सिक्किम अब सह राज्य, यानी सिक्किम में जो भी क्रियाकलाप होगा उसमें भारत का हस्तक्षेप रहेगा। और इसके अगले ही साल 36वां संविधान संशोधन किया जाता है, 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी को किया जाता है, और सिक्किम को 16 मई 1975 ईस्वी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। यानी सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बन जाता है, और कितना राज्य बन जाता है, तो याद रखना है 22वां राज्य बन जाता है। तो सिक्किम भारत का कितना राज्य बन जाता है, 22वां। यानी कुल मिलाकर बताइए, ये भारत के बाहर था, तो नए भूभाग को हम क्या किए, भारत में क्या किए हैं, शामिल किए हैं। तो नए भूभाग को जो भारत में शामिल कर रहे हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, तो अनुच्छेद कितना के तहत, 2 के तहत। अनुच्छेद कितना के तहत, 2 के तहत। बात समझ में आया, तो इतना बात याद रखना है। तो अनुच्छेद 2 में आप शॉर्ट में क्या याद रखिएगा, तो नए भूभाग को भारत में क्या करना, मिलाना। एक में क्या याद रखना आप लोगों को, एक में याद रखना संघ एवं राज्य क्षेत्र, या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा अनुच्छेद 3 हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या कहता है समझिएगा। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्य का गठन। इसमें कई बात का चर्चा किया गया है, इसमें कई बात का चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया कि नए राज्य का गठन, ठीक है, राज्य के नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, फिर राज्य के सीमा में परिवर्तन, राज्य के सीमा में परिवर्तन, ठीक है, सीमा को घटाना, सीमा को घटाना, फिर सीमा को बढ़ाना, सीमा को बढ़ाना, ठीक है।
या इसी को कहते हैं सीमा का परिसीमन करना। ये सब अगर शब्द रहे तो ये सब का सब किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 3 में कहा गया। आप लोग ऐसे याद नहीं रखिएगा। आप लोगों को याद कैसे रखना है? तो याद रखना है नए राज्य का गठन, राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, सीमा को घटाना बढ़ाना, सब किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद कितना के तहत? 3 के तहत। तो अनुच्छेद 3 बात समझ में आया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा को घटाना बढ़ाना, नए राज्य का गठन करना, परिसीमन करना, ये सब किस अनुच्छेद के तहत? तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नया राज्य का गठन कैसे होता है। जैसे आप सुने होंगे कि 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी को हुआ था। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 को हुआ था। और उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य बनाया गया। और वर्तमान में कुल मिलाकर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 14 से 28 कैसे हुआ? कैसे गठन हुआ होगा 15वां राज्य? कैसे गठन हुआ होगा 16वां राज्य? आखिर राज्य के गठन की प्रक्रिया क्या है, ये भी आप लोग के दिमाग में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यही बात कि नया राज्य का गठन कैसे होता है। ठीक है, तो नए राज्य के गठन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का नए राज्य का गठन। नए राज्य का गठन, ठीक है, नए राज्य का गठन। जैसे अभी सबसे नया राज्य की अगर हम बात करें तो नया राज्य अभी सबसे नया राज्य अभी कौन सा है आप लोगों का? तो सबसे नया राज्य की अगर बात करें तो बोल सकते हैं क्या? तेलंगाना तो अब पुराना हो चुका है, जम्मू कश्मीर भी बोल सकते हैं। और इधर दादर नगर हवेली दमन व द्वीप, क्योंकि इसका क्या किया गया? मिला दिया गया। पहले दादर नगर हवेली दमन द्वीप हुआ करता था अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन इसको मर्ज करके क्या बना दिया गया? 1 केंद्र शासित प्रदेश। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा पहले प्राप्त था, तो उसको विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट उदाहरण की अगर हम बात करें तो बेस्ट उदाहरण आपका हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। पहले तेलंगाना हुआ करता था आंध्र प्रदेश में। पहले तेलंगाना कहां हुआ करता था? आंध्र प्रदेश में। थोड़ा सा मैप पर भी हम लोग देख लेते हैं कि तेलंगाना का लोकेशन क्या है। ठीक है, तेलंगाना का लोकेशन क्या है? तेलंगाना, ठीक है, देखिएगा ये है तेलंगाना। इधर आइएगा तो ये मिलेगा आपको पूरा आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश कितना बड़ा हुआ करता था। ये पूरा का पूरा है आंध्र प्रदेश। देखिए इतना बड़ा राज्य में शासन प्रशासन चलाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो क्या किया गया? नया राज्य का गठन कर दिया गया, तेलंगाना राज्य का गठन कर दिया गया और बीच से एक रेखा का सीमांकन कर दिया गया। और इधर हो गया ये आंध्र प्रदेश और इधर क्या हो गया? ये तेलंगाना हो गया। ठीक है, तो इस राज्य का जो गठन हुआ होगा आखिर कैसे हुआ होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला पेज ही ले लेते हैं। तो वो जो तेलंगाना राज्य है उसका गठन के लिए सबसे पहले आएगा राज्य पुनर्गठन विधेयक। कौन सा आएगा? राज्य पुनर्गठन विधेयक। ठीक है, राज्य पुनर्गठन विधेयक। अच्छा, राज्य पुनर्गठन ही क्यों बोले हम? क्योंकि उसी राज्य का पुनः क्या हो रहा है? गठन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोले? राज्य पुनर्गठन। हम विधेयक क्यों बोल रहे हैं? हम विधेयक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कानून अभी नहीं बना है। कानून उस पर लिखा गया है, संसद उसको पारित नहीं किया है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हुआ। जब तक किसी कानून पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक हम उसको क्या बोलेंगे? विधेयक बोलेंगे। और जिस दिन राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा तब वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो राज्य पुनर्गठन विधेयक आखिर तैयार कौन करता है? तो याद रखना है, अभी
वर्तमान समय की अगर बात करें तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, मोटा भाई, है कि नहीं है जी? तो कुल मिलाकर राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार करता है गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन तैयार करता है? गृह मंत्री तैयार करता है, ठीक है, गृह मंत्री। और गृह मंत्री तैयार करेगा और गृह मंत्री क्या करेगा? वो राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है उसको कहां भेजेगा? उसको भेजेगा राष्ट्रपति के पास। ध्यान से देखिएगा, किसके पास भेजेगा? राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना जी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे इसको? तो राष्ट्रपति जिस राज्य का विभाजन करना होगा, अब किस राज्य का विभाजन करना है? ये पूरा आंध्र प्रदेश, इस पूरे आंध्र प्रदेश राज्य के कहां भेजेंगे? तो विधानसभा में। कहां भेजेंगे? विधान सभा में भेज देंगे। यानी ये जो राज्य पुनर्गठन विधेयक है, राज्य पुनर्गठन विधेयक कहां जाएगा? अब जिस राज्य का विभाजन करना है, विभाजन करना है उस राज्य के कहा? विधान सभा में, विधानसभा में। और विधानसभा में जब भेजा जाएगा तो विधानसभा को टाइम दिया जाएगा। हम आपको समय देते हैं, 30 दिन का समय देते हैं, 30 दिन के अंदर आप जो निर्णय दीजिएगा देखा जाएगा। तो कितना दिन? विधानसभा को निर्णय देने के लिए कितना दिन का समय दिया जाता है? 30 दिन का समय दिया जाता है। अच्छा बताइए, 30 दिन का समय जब दिया जाएगा तो 30 दिन के अंदर ये क्या करेगा? तो 30 दिन के अंदर ये स्वीकार भी कर सकता है। तो पहला क्या हो सकता है? क्या कर लेगा? स्वीकार कर लेगा, स्वीकार करेगा कि ठीक है, हम राज्य पुनर्गठन विधेयक को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। दूसरा, स्वीकार कर लेगा तो अच्छा बात है। दूसरा क्या कर सकता है? अस्वीकार कर देगा, अस्वीकार कर देगा। अगर अस्वीकार कर देगा तब क्या होगा? अस्वीकार भी कर देगा तब भी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ जान लीजिए कि ये विधि होता है। जैसे आप शादी ब्याह में देखते होंगे कि विधि विधान होता है। शादी तो एक चुटकी सिंदूर दे दीजिए उसमें भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक विधि होता है, विधिवत रूप से शादी होना चाहिए। उसी प्रकार से विधान सभा में भी ये विधेयक सिर्फ विधि के तहत ही जाता है, इसको कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होता। अब सोचिए, अस्वीकार कर देगा तब पर भी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर इसको भेजा क्यों? कुछ भेजना ही नहीं चाहिए इसको। तो अस्वीकार करेगा तो क्या विधेयक पर प्रभाव पड़ेगा? अस्वीकार करेगा तो विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। तीसरा क्या कर सकता है? तीसरा कहेगा कि तनी कुछ बदलाव कर दीजिए तब हम क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। मतलब ये कि संशोधन के साथ स्वीकार करेगा, संशोधन के साथ क्या करेगा? स्वीकार करेगा। किसके साथ स्वीकार करेगा? संशोधन के साथ स्वीकार करेगा। अब बताइए, संशोधन जो राज्य करने जा रहा है आंध्र प्रदेश कहेगा कि नहीं, संशोधन कुछ करिए, बदलाव करिए, हमको ये जिला दे दीजिए तब हम इस विधेयक को मानेंगे। तो क्या राष्ट्रपति इस विधेयक को मानने के लिए बाध्य होगा? नहीं। इच्छा पर निर्भर करता राष्ट्रपति के किस बात को माने या ना माने। तो संशोधन के साथ स्वीकार करेगा, जिसे क्या बोलेंगे? जिसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, जिसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। यानी ये नहीं कि आप संशोधन कर लिए, संशोधन करके दिया आंध्र प्रदेश के, नहीं हमको 5 जिला हम रहेगा तब हम मानेंगे, कोई जरूरत नहीं है। वो बोला संशोधन करने के लिए, मेरा मन होगा मानेंगे, नहीं मन होगा नहीं मानेंगे, फिर भी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा बात क्या कर सकता है? तो चौथा बात ये कर सकता है, क्या कर सकता है कि निर्णय ही नहीं दे,
30 दिन तक, 30 दिन तक कोई निर्णय नहीं दे, कोई निर्णय नहीं दे, निर्णय, ठीक है तो लिख रहे हैं निर्णय नहीं दे। अब 30 दिन तक कोई निर्णय नहीं देगा फिर भी, यानी राष्ट्रपति समझ जाएंगे कि जिस प्रकार से विधेयक को हम कहां भेजे हैं, विधानसभा भेजे हैं, उसी प्रकार विधानसभा विधेयक को मान लिया, यानी जबरदस्ती मान लिया, कोई निर्णय नहीं भी दिया फिर भी क्या किया, मान लिया। अब बताइए ये सब होगा, यानी 30 दिन बर्बाद करने के लिए दिया जाता है कि 30 दिन समय देते हैं, तुमको जो करना है कर लो, मेरा मन होगा मानेंगे, नहीं मन होगा नहीं मानेंगे, लेकिन उस राज्य का विभाजन होगा। अब कुल मिलाकर 30 दिन तक हो चुका है, कोई निर्णय नहीं दिया, तो विधेयक उसी प्रकार से मान लिया जाता है कि हाँ विधेयक को स्वीकार कर लिया कौन, वो राज्य। फिर ये विधेयक कहां जाएगा, तो अब पुनः ये विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। क्या राष्ट्रपति इस पर से हस्ताक्षर करेंगे? नहीं, राष्ट्रपति अपना अनुमति देंगे, राष्ट्रपति अपना अनुमति प्रदान करेंगे और कहेंगे कि पहले इसे संसद से पारित करवाओ। किससे पारित करवाओ? संसद। यानी अब राष्ट्रपति के बाद ये विधेयक पुनः कहां जाएगा, संसद जाएगा, और संसद जब इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर देगा, साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत मतलब समझ रहे हैं, 50% प्लस 1, यानी जितना लोग हैं उसका आधा से 1 ज्यादा बहुमत से यदि पारित कर देगा, तो पुनः ये विधेयक अब कहां जाएगा, तो पुनः यह विधेयक चल जाएगा किसके पास, तो पुनः यह विधेयक अब चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जब यह जाएगा तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होगा, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पहले ही बोल दिया है कि पहले संसद से पारित करवाओ तब हम हस्ताक्षर करेंगे, और जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया मतलब उस दिन से आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन हो जाएगा और एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हो जाएगा। और इसी प्रकार से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून, यानी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा 2 जून 2014, यानी 2 जून 2014 ईस्वी को किसका गठन माना जाएगा? तेलंगाना का गठन माना जाएगा। तो एक राज्य का गठन किस प्रकार से होता है, बात समझ में आया? इसी प्रकार से सब राज्य का क्या हुआ होगा? गठन हुआ होगा। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो सबसे पहले राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन विधेयक सबसे पहले कौन लाता है? तो गृह मंत्री लाता है। गृह मंत्री कहां भेजता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जिस राज्य का विभाजन करना होता है उसी राज्य के विधानसभा में भेजता है। विधानसभा को कितना दिन का समय? 30 दिन का समय दिया जाता है। उस 30 दिन में ये 4 बात कर सकता है, स्वीकार करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अस्वीकार करेगा जिसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे, संशोधन के साथ स्वीकार करेगा जिसे मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे, 30 दिन तक कोई निर्णय नहीं देगा। मतलब ये कि राष्ट्रपति के पास पुनः जाएगा ये विधेयक, यानी जब कोई निर्णय नहीं देगा तो मान लिया जाएगा कि जैसे विधेयक आया वैसे ये स्वीकार कर लिया कौन? विधानसभा। फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति अपना अनुमति देगा और कहेगा संसद से पारित करवाओ। संसद जब साधारण बहुमत से पारित कर देगा तो पुनः राष्ट्रपति के पास आएगा और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देगा तो राज्य का पुनर्गठन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही नए राज्य का क्या होता है? गठन होता है। तो यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अनुच्छेद 3 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद कितना तक पढ़ लिए हम लोग? 3 तक। अनुच्छेद 1 में क्या था बताइएगा? अनुच्छेद 1 में था संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी 28 राज्य और 8। दूसरा में क्या था? नए राज्य को शामिल करना। नए राज्य को क्या करना? शामिल करना। शामिल करना। नए राज्य को क्या करना? शामिल करना। तीसरा में क्या था? नए राज्य का गठन, नाम सीमा में क्या करना? नाम सीमा में क्या करना? परिवर्तन करना। ये
3 अनुच्छेद हम लोग पढ़े हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अनुच्छेद कितना पढ़ेंगे हम लोग? 4 अनुच्छेद पढ़ेंगे हम लोग 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 4 कहता है कि आपने अनुच्छेद 2 में, ये लिखेंगे तो आज के लिए मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी बदलाव किए हैं, जो भी बदलाव किए हैं उसे अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है ना, बदलाव जो होता है ना, वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत। यानी संविधान में अगर संशोधन भी हुआ, 35वां 36वां संशोधन हुआ जो है, वो कौन किसके तहत? अनुच्छेद 368। पहला भी संशोधन हुआ होगा, बदलाव हुआ होगा तो 368। संविधान में संशोधन मतलब समझते हैं, जैसे कॉपी होता है ना, कॉपी में कुछ काट कर उसकी जगह कुछ लिख देना, या कुछ अलग कॉपी में क्या करना, जोड़ देना। तो उसी प्रकार से हमारा संविधान है, हम अपने संविधान में कुछ काट कर उसके जगह पर कुछ लिख देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संशोधन। या कुछ नया चीज लिख देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? संशोधन कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो किस अनुच्छेद में कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा उसे संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा? अनुच्छेद 4 में। यहां तक में कोई दिक्कत? तो आपका भाग 1 का जो अनुच्छेद था वो सिर्फ क्या हुआ? समाप्त हुआ। वो सिर्फ क्या हुआ? समाप्त हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब एक नया चैप्टर इसी में जुड़ता है, ठीक है? देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण इसी चैप्टर से संबंधित है, इसीलिए हम उसको भी देखेंगे इसी चैप्टर में। तो अगला हो जाएगा आप लोगों का देशी रियासत का एकीकरण। अब देशी रियासत के एकीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को यही समझना होगा कि आखिर देशी रियासत होता क्या है। देशी रियासत क्या होता है? तो आप सुने होंगे राजा महाराजा का कहानी, सुने हैं? तो जब देश गुलाम था किसका? अंग्रेजों का। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो कुल मिलाकर 562 वो देशी रियासत था। कितना? यानी हमारा देश 562 टुकड़ा में बटा हुआ करता था। 562 टुकड़ा में बटा हुआ करता था। जैसे आप सुने होंगे, बंगाल का नाम सुने होंगे, बिहार का नाम सुने होंगे, अवध का नाम सुने होंगे, मैसूर का नाम सुने होंगे, मराठा का नाम सुने होंगे, सिख का नाम सुने होंगे, संयुक्त प्रांत सुने होंगे, दिल्ली, भोपाल, ये सब कई छोटा छोटा देशी रियासतों में बटा हुआ करता था। अब छोटा छोटा देशी रियासतों में हमारा देश यानी कुल कितना? 562 देशी रियासतों में बटा हुआ करता था। और प्रत्येक रियासत का एक क्या हुआ करता था? राजा, जो अपने रियासत में क्या करता था? शासन प्रशासन करता था। तो ये सब था देशी रियासत। हम लोगों को आजादी मिल गया कब? तो आजादी हम लोगों को मिला 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947, जो कि कुछ ही दिन के बाद आने वाला है। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हम लोगों को आजादी मिला, तो आजादी के बाद यानी आजादी से पहले ही 14 अगस्त को, कब? 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन किया गया, मध्यरात्रि को ही, ठीक है? अब 14 अगस्त को विभाजन करके पाकिस्तान को कुछ देशी रियासत दे दिया गया। यानी कहा गया कि जो देशी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं मिले, ठीक है? तो कुल मिलाकर जो है 562 में देशी रियासत में से 13 देशी रियासत किसको दिया गया? पाकिस्तान को। तो 13 वो देशी रियासत कहां चला गया? पाकिस्तान। भारत के पास कितना देशी रियासत बचा? 552 देशी रियासत किसके पास बचा? भारत के पास बचा, ठीक है? तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि 562 देशी रियासत किसके पास बचा? भारत के पास बचा 552। 13 कहां गया? पाकिस्तान चला गया। और याद रखना है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को मनाता है। कब मनाता है? तो हम लोगों से एक दिन पहले वो स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।
तो कहा गया अब जो 552 देशी रियासत यानी 13 को जो पाकिस्तान को चला गया, पाकिस्तान को, ठीक है। अच्छा 565 होगा तब ना, हाँ ठीक है 565, तब 13 इधर 52 उधर, 565 ही था, ठीक है। याद रखना है। अब बचा कितना, 552, कितना बचा 552। यानी अब ये काम था भारतीयों का कि किसी ना किसी तरह से ये 565 देशी रियासत को कहां कर ले, भारतीय संघ में मिला ले। भारतीय यानी इस काम क्या था कि 552 देशी रियासत को कहां मिलाना, भारतीय संघ में मिलाना, यानी कहा भारत में क्या करना था, शामिल करना था, शामिल करना था। तो कोई तो व्यक्ति होगा जो भारत में इसको शामिल करेगा। तो याद करिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, 3 व्यक्ति को चुना गया था, ठीक है, जिसमें मुख्य जो व्यक्ति थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। दूसरा हुआ करते थे वीपी मेनन, वीपी मेनन, वीपी मेनन। और तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये 3 व्यक्ति को शामिल किया गया, जिसमें बीपी मेनन के बारे में पूछा जाता है कि क्या थे, तो याद रखना ये सिविल सेवक थे, सिविल सेवक थे। क्या थे ये, सिविल सेवक। उस समय के आईसीएस की परीक्षा पास करके आईएएस वर्तमान में इसको हम कहते हैं, उस समय क्या कहते थे, आईसीएस कहते थे। ये 3 व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दिया गया कि आप तीनों मिलकर, जिसमें मुख्य भूमिका कौन निभा रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब याद करिए थोड़ा सा जर्मनी को, जिस प्रकार से जर्मनी 300 छोटे छोटे टुकड़ा में बटा हुआ करता था और पूरे जर्मनी का एकीकरण करने का काम किया था कौन, बिस्मार्क। क्या नाम था, बिस्मार्क। नाम क्या था, बिस्मार्क। नाम सुने हैं, बिस्मार्क। लौह एवं रक्त की नीति कौन अपनाया था, बिस्मार्क, ठीक है। तो इसीलिए जर्मनी में जो एकीकरण किया गया था, जर्मनी में एकीकरण कौन किया था, एकीकरण किया था बिस्मार्क किया था। और भारत में देशी रियासत का एकीकरण कौन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क। तो क्वेश्चन रहेगा भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर क्या काम था इनका, 552 देशी रियासत को कहां शामिल करना, भारत में। लेकिन 552 देशी रियासत में से 549 देशी रियासत को ये तो भारत में शामिल कर लिए। कहां शामिल कर लिए, भारत में शामिल कर लेते हैं। लेकिन कहिएगा तीनों कहां गया, तो 3 देशी रियासत था जो भारत में शामिल होना नहीं चाहता था। 3 देशी रियासत था जो भारत में शामिल होना नहीं चाहता था। उसमें एक हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा हुआ करता था जूनागढ़, और तीसरा हुआ करता था हैदराबाद। कौन हुआ करता था, हैदराबाद हुआ करता था। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ठीक है। तो ये तीनों देशी रियासत जो था, बोला हम भारत में शामिल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर तो बोला कि हम स्वतंत्र रूप से शासन प्रशासन करेंगे, हम आप भारत में शामिल नहीं होंगे तो हम पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे, शासन प्रशासन करेंगे। जूनागढ़ बोला कि यहाँ के जनता से पूछिए, जन का मत लीजिए, मतलब लोगों का मत लीजिए, जनमत संग्रह करवा लीजिए, जनता जिधर जाना, जिधर मिलना चाहेगा हम उधर मिल जाएंगे। लेकिन हैदराबाद क्या बोला कि नहीं, हम भारत में कभी नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। हम कहां मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। ये बात कहा था कौन, हैदराबाद। कौन बोला, हैदराबाद। और सोच लीजिए अभी तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। तो इस क्षेत्र में बताइए संभव था क्या, यहां पर बताइए इस क्षेत्र में हुआ करता था हैदराबाद, संभव था। अब बताइए इधर तो पाकिस्तान ऑलरेडी है पहले से, इधर भी पूर्वी पाकिस्तान है जिसको अभी वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं।
और एगो पाकिस्तान इधर भी चाह रहा था कि नहीं हम पाकिस्तान में मिलेंगे, जमीन उठाकर तुम्हें चल जाएगा कि हाँ चल जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है, जमीन तो यही रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एगो पाकिस्तान भारत के बीच में होता, क्या ये संभव था? तो भारत समझाने का प्रयास किया, और भारत समझाने का प्रयास किया तो नहीं समझा, ठीक है, अच्छा से समझाने का प्रयास किया तो नहीं समझा। तो आगे परिणाम क्या होता है उसको हम एक ही करके देखेंगे, एक एक करके। लेकिन अब पहले हम लोग बारी किसका है? जम्मू कश्मीर का। तो पहले हम लोग विलय करेंगे किसका? जम्मू कश्मीर का विलय करेंगे। कहां? भारत में। तो चलिए अब जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखना है भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है, हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिएगा जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर जो था वहां राजतंत्र था। जम्मू कश्मीर में क्या था? राजतंत्र था, ठीक है। और राजतंत्र था, वहां के जो राजा थे वो थे हरि सिंह। वहां के राजा कौन थे? हरि सिंह, ठीक है। वहां के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। हरि सिंह को पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्र लिखते हैं कि आप कहां हो जाइए शामिल, भारत में शामिल हो जाइए, ठीक है। लेकिन हरि सिंह क्या करता है? उस मतलब बोलता है कि हम जो है भारत में नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे? शासन प्रशासन करेंगे, हम पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगे। तो एक बात रिक्वेस्ट कर चुके हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन ये शामिल हुआ नहीं हुआ। और बगल में कौन है? बगल में है पाकिस्तान। बगल में कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तानी घुसपैठी जम्मू कश्मीर, देखिए यहां है, ये जो है आपको दिख रहा होगा यहां, ये है पाकिस्तान, ठीक है। ये क्या है? पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। और ये जो दिख रहा आप लोगों को इधर जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर है, ये क्या है? जम्मू कश्मीर। तो मतलब पाकिस्तानी घुसपैठी, मतलब घुसपैठी मतलब समझते हैं? अभी भी सुने होंगे कि 5 पाकिस्तानी घुसपैठी भारत घुस गया। घुसपैठी मतलब क्या? कि चोरी छुप के कहां आ गया? भारत आ गया, अपना भेष बदल के, अपना कुछ बदल के किसी तरह से कहां आ गया? भारत। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो राजा हुआ करता था नाम क्या था? हरि सिंह। नाम क्या था? हरि सिंह। और हरि सिंह को पहले ही रिक्वेस्ट भेजा जा चुका है कि आप भारत में शामिल हो जाइए, लेकिन इनको मन क्या था कि नहीं हम स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना शासन देखिए, पाकिस्तान अपना देखेगा और हम अपना स्वयं शासन देखेंगे। और हरि सिंह के यानी जो है हरि सिंह नहीं माना तो होता क्या है कि 20 अक्टूबर को, कब? 20 अक्टूबर को, यानी 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तानी घुसपैठी कहां घुस गया? जम्मू कश्मीर घुस गया। और हरि सिंह के जो सेना थे, उस हरि सिंह के सेना को मूली गाजर की तरह काटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। हरि सिंह काफी परेशान हो गया। हरि सिंह जो है वहां अपने सेनापति को बोलते हैं कि जाइए मदद मांगिए भारत से, भारत के प्रधानमंत्री से मदद मांगिए। जब भारत के प्रधानमंत्री से मदद मांगा जाता है तो क्या होता है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने आपको पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लीजिए, आपने मेरा बात नहीं माना। जम्मू कश्मीर मेरा भारत का हिस्सा नहीं है और इस नाते हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते हैं, पहले आप भारत में शामिल हो जाइए। तुरंत हमारा सेना जाकर जम्मू कश्मीर में क्या कर देगा? जो है पाकिस्तानी घुसपैठी को भगा देगा। अब मजबूरी हो गया किसको? हरि सिंह को, कि अब हरि सिंह जब तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, इधर विलय पत्र तैयार है, ठीक है, हस्ताक्षर करवाने के लिए। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर ज्यों ही हरि सिंह करते हैं, कब? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, क्यों ही भारतीय स्थल सेना तो रात को ही चल दिया और वायुसेना जो है सुबह सुबह होते होते कहा? जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। किस जम्मू कश्मीर में? किस पर? पाकिस्तानी सेना पर। और पाकिस्तानी सेना को मूली गाजर की तरह काट कर उसको क्या किया? जम्मू कश्मीर से भगा दिया। लेकिन वहीं से एक घटना घटता है। तब तक पाकिस्तान क्या कर चुका है पता है? तब तक पाकिस्तान जो है इस क्षेत्र पर कब्जा कर चुका था। ये वाला क्षेत्र पर पाकिस्तान क्या कर चुका था? कब्जा कर चुका था।
और इसीलिए पाकिस्तान बोला कि हम तब तक इस क्षेत्र पर कब्जा कर चुके थे, ये मेरा क्षेत्र होना चाहिए, POK। और इसी का नाम क्या पड़ा, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पर वर्तमान समय तक कब्जा है। ठीक है। और इस प्रकार से 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा हो गया, भारत का हिस्सा हो गया। बात समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से जूनागढ़ है, उसी प्रकार से क्या है, जूनागढ़। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में हरि राजतंत्र था। राजतंत्र में कौन सा राजवंश, डोगरा वंश का, डोगरा राजवंश था, राजवंश। उसी राजवंश का शासक कौन था, हरि सिंह। कब मिलाया गया इसको, 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आइएगा हैदराबाद, हैदराबाद, हाँ, जूनागढ़। चलिए, जूनागढ़। अब जूनागढ़ की अगर हम बात करें तो गुजरात के क्षेत्र में पड़ता था, और गुजरात के क्षेत्र में एक देसी रियासत हुआ करता था जूनागढ़। और जूनागढ़ में कोई खास ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। वहां पर करवाया गया क्या, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह करवाया गया। और जनमत संग्रह के तहत अधिकतर व्यक्ति बोला कि नहीं, हम भारत में मिलना चाहते हैं, और इसीलिए 1947 ईस्वी में जूनागढ़ किसका हिस्सा हो गया। अब क्या बचा, अब एक बचा, कौन बचा, हैदराबाद बचा, हैदराबाद, जो मिलना कहां चाहता था। और हैदराबाद में शासक जो था निजाम का था, निजाम का, क्योंकि इस्लाम धर्म का था, उसमें मुस्लिम शासन था। निजाम, हैदराबाद के जो शासक थे उसे क्या कहा जाता था, निजाम। और निजाम कहता था कि हम जब भी मिलेंगे पाकिस्तान में मिलेंगे, भारत में कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि इसको जो है बढ़िया से प्यार से समझाया गया। ठीक है। प्यार से नहीं माना जब हैदराबाद का निजाम, तब क्या होगा, तब होगा ऑपरेशन। ठीक है। तब क्या होगा, तो हैदराबाद में हैदराबाद देशी रियासत में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो पुलिस के द्वारा चलाया गया था एक ऑपरेशन, यानी पुलिस बोले या पुलिसिया कार्यवाही, पुलिसिया कार्यवाही, ऑपरेशन पोलो चला था, ऑपरेशन पोलो चला था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो चला था, वो हुआ क्या था कि जो हैदराबाद देशी रियासत था, हैदराबाद देशी रियासत में जो सेना हुआ करता था, उसी प्रकार का वेशभूषा पूरा धारण करके, उसी प्रकार का ड्रेस धारण करके रातों रात भारतीय सेना कहां घुस गया, हैदराबाद, रातों रात। अब बताइए कि अब उसी प्रकार का ड्रेस पहनकर आपके पास फौजी वाला ही ड्रेस पहनकर आ जाएगा, तो आप कैसे पहचानिएगा कि मेरा भाई नहीं है, मेरा तो भाई है, फौजी भाई है। समझ रहे हैं ना। तो जैसे पहलगांव में हुआ था कि भारतीय फौजी का ड्रेस पहनकर जो है पर्यटन सबको क्या किया, गोली से उड़ा दिया था। ठीक उसी प्रकार से हुआ है यहाँ कि हैदराबाद में जो देशी रियासत का सेना था, उसे वैसा ही ड्रेस पहनकर रातों रात हैदराबाद को चारों तरफ से क्या किया, घेर लिया। और रातों रात सब सेना को मारकर सुबह होते होते निजाम का जब नींद टूटता है तो पता चलता है कि हैदराबाद पर किसका अधिकार हो चुका है, भारत का अधिकार हो चुका है। और सितंबर 1948 ईस्वी में ये किसका हिस्सा हो गया, भारत का हिस्सा हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हैदराबाद, अच्छा उसमें जूनागढ़ में 47 लिख दिया, इसमें भी 48 होगा, इसमें भी क्या होगा, 48 ही होगा। ठीक है। तो सितंबर 1948 ईस्वी आते आते हैदराबाद किसका हिस्सा हो गया, यानी अब कुल मिलाकर जो भी देशी रियासत है 552 का 552 देशी रियासत सब किसका हिस्सा हो चुका है। और किसके नेतृत्व में हुआ, सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इसीलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और इसीलिए सरदार पटेल का विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति बना है कहां, गुजरात के अहमदाबाद में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बात समझ में यहां तक आ गया, यहां तक बात समझ में आ गया जी। रहने दें और पढ़िएगा, रहने दें, रहने देते हैं। अब देखिएगा इसमें होगा क्या, अब अगला क्लास क्या होगा आपका, तो अगला क्लास हो जाएगा कि अब जो देशी रियासत 552 है ना, तो 552 देशी रियासत भारत में जब शामिल हो गया है, तो अभी
52 देशी रियासत को हम लोग 4 भाग में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। देख लीजिए कल पढ़ेंगे क्या, वो इंपॉर्टेंट है। 4 भाग में पढ़े बांटेंगे, भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग घ, ये 4 भाग में बांटेंगे। लेकिन ये विभाजन ठीक नहीं रहा। आगे जाकर भाषाई आधार पर एक राज्य का मांग चलने लगा, तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश राज्य का, ठीक है, तेलुगु भाषी राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का मांग होने लगा। और इसके लिए कई भाषा आयोग का गठन होता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि मूल संविधान में 14 राज्य कौन था, 14 से 29 कैसे हुआ, फिर 29 से 28 कैसे हुआ, ये सब हम लोग